आपको हम बताएंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दिन की तमाम बड़ी खबरें, वो भी पूरे अपडेट के साथ, क्योंकि खबर तो आप देख लेते हैं लेकिन उसके बाद उस खबर में हुआ क्या है, अपडेट क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं संसद की, क्योंकि मॉनसून सत्र आज से फिर शुरू हुआ, क्योंकि शुक्रवार को कार्यवाही स्थगित की गई थी। शनिवार रविवार सत्र नहीं चला, छुट्टी थी, और आज जब सत्र शुरू हुआ हंगामा दिखा। लेकिन शाम होते होते राहुल गांधी एक ऐसी बात कह गए जिस पर अचानक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए और उनको राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। क्या थी वो बात, किसको लेकर राहुल गांधी इतने अपने तेवर दिखा रहे हैं, देखिए इसे। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। जी हां, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में राहुल गांधी को जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया, जो बात कही, उसका शोर अब तक सुनाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की बात को लेकर अब देश की सियासत बढ़ गई है। अमित शाह सामने आए और अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया और माफी मांगने की बात कही है, देखिए। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंदू कहते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। तो माफी की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन आइए अब वो भी दिखाते हैं संसद में जिससे शुरुआत इस पूरे विवाद की हुई। राहुल गांधी आज पोस्टर्स लेकर पहुंचे और पोस्टर्स में भगवान शिव की तस्वीर थी। राहुल गांधी सदन में बोलते हैं कि पिछले 10 साल में भारत के संविधान पर सुनियोजित हमला हुआ, इसका विरोध करने वालों को कुचला गया, हमारे कई नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन पोस्टर दिखाते हुए शिव की तस्वीर भी उन्होंने दिखाई, जिसका स्पीकर ओम बिरला ने विरोध किया। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर से ही अपनी बात शुरू की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष ने मिलकर देश में संविधान की रक्षा की, इसकी ताकत उन्हें भगवान शिव से मिलती है। राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद ओम बिरला क्या कुछ उस दौरान कहते हुए नजर आए, देखिए। यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जाया जा सकता। शोइंग एन इमेज ऑफ आवर रेफ्यूज, ओके सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य, सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज, नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को तो राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया, जिस पे विवाद हुआ। विवाद सिर्फ संसद में नहीं हुआ, विवाद मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उज्जैन से तस्वीरें सामने आई जहां पर साधु संत अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हिंदुओं को लेकर जो हिंसक की वाली टिप्पणी राहुल गांधी ने किया, उसका विरोध हो रहा, देखिए। तो राहुल गांधी का विरोध करते हुए तमाम साधु संत उतर आए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। और राहुल गांधी ने जिस तरह की बयानबाजी की, जो आरोप लगाए, उसको लेकर अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं, क्या कुछ वहां कहा जा रहा है, देखिए। जैसे बताया, भगवान का चित्र को ऐसे उठाते फिर नीचे फेंक देते हैं टेबल में, इस तरह का जो वो बिहेवियर, जो आचरण था, वो बहुत आपत्तिजनक था। ये प्रॉपर नहीं है। तो संसदीय
जो लोग सिंगोल को ससम्मान स्थापित करने का विरोध इस आधार पर करते थे कि वो एक धर्म का प्रतीक है, वो चित्र के ऊपर इस ढंग से असम्मान तरीके से लाने पे पक्ष में, तो ये बहुत अनुचित है। सर एक सवाल है कि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के बारे में बोला है वो बीजेपी की तरफ उनका इशारा था, वो पूरे समाज की बात नहीं कर रहे, तो उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी चार ने पांच कहा, उदाहरण हमने बता दिए। बीजेपी ने कहा, उन्होंने हिंदू कहा। सुशील शिंदे और उस जमाने से लेके आज तक जब ये सत्ता में थे, ढेर सारे उदाहरण हैं। आज सिंपल है, स्टेटमेंट देख लीजिए तो मीडिया में है। उन्होंने बीजेपी ने कहा हिंदू सोच और हिंदू समाज, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा, इरेडिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं कहा। थैंक यू। जी हाँ, तो ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि तस्वीर को टेबल पर फेंका गया, हिंदुओं को हिंसक बताया गया, ये विवाद बढ़ेगा। उज्जैन में भी इस बात को लेकर विरोध हो रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर साधु संत। महाराज जी, राहुल गांधी ने बयान दिया है हिंदू ही हिंसा कराता है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल अनुचित है कि हिंदू हिंसा कराता है। वो अपनी बातों को संभाल कर विवेक के साथ बात करें, कहाँ क्या कहा जाता है, विवेक का इस्तेमाल करें। हिंदुओं के प्रति कुछ भी कह देना गलत है, और हम यही चाहेंगे संत समाज की तरफ से, जो उन्होंने अपने विचार जो बात कही है कि हिंदू इस तरह की बात कर रहा है, तो अपनी बातों को वापस लें, संत समाज से, पूरे सनातन धर्म से माफ़ी मांगे। क्षमा याचना राहुल गांधी नहीं मांगते तो क्या करेंगे? पूरा संत समाज सड़क पर उतरेगा और सभी जितने हमारे अखाड़े के जो महामंडलेश्वर जो सभी संत हैं, तो पूरे भारतवर्ष में संतों को निमंत्रण दिया जाएगा और राहुल गांधी के प्रति विरोध किया जाएगा। कितनी निंदा करते हैं उस बयान की? बयान तो उसने बहुत निंदनीय दिया है, हिंदुओं को हिंसक कहा है। सही बात तो ये, वो हिंदू है नहीं, वो इटली से आया है, उसकी माँ एक डांसर थी, है ना, तो उसे हिंदुओं के बारे में पता नहीं है। उसको चाहिए कि हिंदुओं के संत समाज में रहें, उनसे कुछ ज्ञान लें, और ऐसी अभद्र बात करके उन्होंने हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो मेरा सारे हिंदू संगठनों से निवेदन है कि ऐसी कांग्रेसी मानसिकता रखने वाले लोगों का बहिष्कार करें, और उज्जैन के सभी निवासियों से मेरा निवेदन है, हिंदू संगठनों से भी निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बहिष्कार। राहुल गांधी के खिलाफ संत समाज ने नारेबाजी की और राहुल गांधी को कहा है कि जल्द से जल्द माफी मांगे, अन्यथा इसी प्रकार आंदोलन पूरे देश में दिखाई देगा। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। जी हाँ, तो देश भर में राहुल गांधी के बयान को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। इस खबर में अपडेट किया जा रहा है, ये देख लीजिए। राहुल का एक अलग अंदाज देखने को मिला। इससे पहले राहुल गांधी इस तरह से बयानबाजी करते हुए धर्म को लेकर कभी दिखे नहीं है। कल प्रधानमंत्री का संबोधन जिस पर सबकी निगाहें हैं, इसमें जवाब मिलेगा क्या, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसका जिक्र जरूर होगा। ऐसी संभावना है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है। बढ़ेंगे आगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि देश में 1 जुलाई से यानी कि आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की ये संहिताएं बदल चुकी हैं, नाम बदला है, धाराएं बदली हैं, प्रकार बदला है। आपको न्याय, हमें न्याय दिलाने के लिए, इस देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए अब पूरा फोकस किया गया है। क्या है इस कानून में खास, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम ने लिया है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। इस बीच नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने अपने संविधान की भावना के अनुरूप धाराओं और अध्यायों की प्राथमिकता तय की है। पहली प्राथमिकता महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बच्चों को दी गई है। हमारा मानना है कि इस तरह से बहुत सी महिलाओं को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में नए कानून को लेकर उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है
इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। इन कानूनों के माध्यम से जैसे उदाहरण के लिए अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे, हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। वहीं नए कानून को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। नए आपराधिक कानूनों पर आपका शुरू से ही मानना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे जेपीसी को भेजना चाहिए, इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज और मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी नए कानून का विरोध किया है और कहा कि भारत की दंड संहिता बदलने की जरूरत ही क्या थी? क्या दंड संहिता में न्याय नहीं मिलता था? मतलब प्रदेश में आपराधिक स्थिति पूरे चरम पर है, सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है और नए कानून व्यवस्था की बात करती है, तो निश्चित रूप से न्याय तब होगा जब अपराधी पकड़े जाए, अपराधी पे नियंत्रण हो। सरकार में अपराध रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, चरम पर पूरे अपराधी ये पूरे कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। तो नए कानून व्यवस्था लाने से कौन सा चमत्कार करेगी भारतीय? तो कानून नए बने हैं लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। आइए जरा सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अंतर क्या आया है, आपको क्या इसको याद रखना है। ये 10 बड़े कानून अपराध हैं, उसको लेकर धारा बदल गई है। हत्या जो 302 आप सुनते थे, अब धारा 103 हो गई है। अगर आप हत्या का प्रयास को लेकर सुनते आए 307 धारा बदल गई है, 109 याद कर लीजिए। गैर इरादतन हत्या 304 आपको याद होगी, इसको भी भूल जाइए। धारा 105 अब ये बन गई है बीएनएस में। रेप, गैंग रेप की 375, 376 धारा थी, ये बदल चुकी है। धारा 63, 64 और 70 में इसका जिक्र है और इसी के तहत इसको सजा मिलेगी अपराधी को। छेड़छाड़ी धारा 354 थी, ये धारा अब 74 हो गई है। ये बड़े अपराध, वैसे तमाम धाराएं बदली गई हैं लेकिन बड़े अपराध बता रहे हैं। जरा आगे वाली लाइन में चलाइए क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि ये बड़े अपराध इसमें कितना अंतर है। धारा चोरी 379 में केस दर्ज होता था, अब 303 में। लूट 392 से अब 309 हो गई है। डकैती 395 से 310 हो गई है। दहेज हत्या 304B से धारा 80 के अब कैटेगरी में आने लगा है। और ठगी 420 आप सुनते होंगे, 420 तो आदमी को भी कह देते थे, अब वो 316 हो गई है। तो 316 कहना पड़ेगा अगर आप किसी व्यक्ति को ठग कहने वाले हैं। अब आइए जरा ये भी देख लेते हैं कि आज से क्या कुछ बदल गया है। खास बात क्या है, एफआईआर जांच और सुनवाई की समय सीमा तय कर दी गई है, सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा क्या हुआ है, शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर होनी चाहिए, ये एश्योर किया गया है, यानी कि ये जरूरी है, नियम बना दिया गया है। 45 दिन की सुनवाई में फैसला होना चाहिए, बड़ी बात है। कोर्ट 45 दिन सुनवाई करेगा, उसमें फैसला देना पड़ेगा, ये तय कर दिया गया है। देश में कहीं से भी 0 एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपके साथ कहीं भी घटना हुई हो आप एफआईआर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, अपने मोबाइल से भी एफआईआर करा सकते हैं। ये नए कानून की ताकत है जो आपको और ज्यादा मजबूत बनाता है। 60 से 90 दिन तक रिमांड मिल सकती है विशेष परिस्थितियों में उस अपराधी को लेकर, आरोपी को लेकर जिससे पूछताछ पुलिस करेगी। अब जरा देखिए आगे क्या हो सकता है इसमें। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना अनिवार्य कर दिया गया। किसी भी केस में पुलिस अगर तहकीकात करेगी तो फॉरेंसिक साक्ष्य होना जरूरी है। इसको लेकर मोबाइल वैन तैयार की गई है। कानून की पूरी प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि एफआईआर से लेकर सुनवाई तक तकनीक का इस्तेमाल हो, यह कोशिश की जाएगी। तलाशी और रेड के मामले में वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जितनी भी तलाशी और रेड होगी उसका वीडियोग्राफी किया जाएगा। और इसके अलावा खास बात यह है कि आरोपी और पीड़ित को, दोनों ही पक्ष को 14 दिन में कार्रवाई कहां पहुंची है, कैसे शुरू हुई, उसके कागजात क्या हैं, ये सब विस्तार से बताया जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज आज से हुआ है। हंगामेदार रहा है। विपक्षी कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, सदन के अंदर भी और सड़क पर भी, जिसको लेकर अब बात की जा रही है कि ये जो कार्रवाई की मांग की जा रही है उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी। इस रिपोर्ट में आप देखिए आज का सत्र कैसा रहा। पहले बाहर फिर अंदर, मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने एमपी सरकार को खूब घेरा।
पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर नारेबाजी की और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में एंट्री ही एप्रिन पहनकर की। विपक्ष का आरोप है कि नरसिंह घोटाले में 300 करोड़ की वसूली हुई है। अब इस तरह का घोटाला ना हो, इसलिए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई। सरकार की इस समय की नाकामियां, जनमानस में रोष, चाहे नरसिंह घोटाला हो और चाहे नीट का मामला हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं। मूलभूत सुविधाओं से तो लोग वंचित हैं ही, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और सरकार की उदासीनता और ये कह लें निष्ठुरता के खिलाफ कांग्रेस लामबंद होकर सदन में ये सारे मामले उठाएगी। हम जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, और जो जानकारी मिली कि हजारों करोड़ों का कर्जा वापस से लिया जा रहा, तो कर्जे किसके लिए लिए जा रहे हैं? क्या उससे विकास हो रहा, आर्थिक विकास हो रहा है? क्या युवाओं को नौकरी मिल रही? क्या यहाँ पे नए उद्योग आ रहे हैं? कि सिर्फ आप कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों के पेट भरने के? इस पे भी कांग्रेस पार्टी एक पूरा दस्तावेज लाएगी, श्वेत पत्र लाएगी, उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कौन सा घोटाला नहीं हुआ, प्रश्न ये नहीं है कि घोटाला हुआ। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होना है। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो सरकार का पक्ष है कि जब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर इसको सदन में उठाने की जरूरत नहीं है। बजट सर्वस्पर्शी होगा, बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा, और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए कुशल होगा, ठीक होगा। अपना कर्तव्य करेगा, सत्ता पक्ष अपना करेगा, जन सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। बिजली के मैटर में कोई संकट नहीं है, बिजली मध्य प्रदेश में सरप्लस है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है, ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीजें विधानसभा में लाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, शुचिता की राजनीति स्थापित कर रही है। कांग्रेस वालों को अभी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक मेरा मत है, इस प्रकरण में अभी सीबीआई जांच हो रही है और मामला जब जांच के अधीन है, तब इस प्रकार की मांग करना मैं मान के चलता हूँ न्यायोचित नहीं है। मॉनसून सत्र के आगाज में ही विपक्ष ने सरकार को घेर दिया है, तो सरकार भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। सदन में पहले दिन ही जमकर शोले बरसे, तो ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई हंगामेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज भोपाल। और आइए आपको फटाफट बता देते हैं कि आज पहला सत्र जो हुआ, मॉनसून का पहला दिन था सत्र का, उसमें हुआ क्या क्या। कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को लेकर जबरदस्त हल्ला बोला। आज के दिन की हम आपको पूरी अपडेट बता रहे हैं और यही है न्यूज अपडेट और विस्तार न्यूज। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर सदन में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे और विरोध जताया उस पर। विधानसभा परिसर में कांग्रेस ने धरना भी दिया अपनी मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर। परीक्षा घोटाले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिली। तो आज सत्र का पहला दिन, क्या बड़ी बात ये आपको बता रहे हैं। परीक्षा घोटाले में पक्ष और विपक्ष में तकरार रही है। नरसिंह घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती थी कांग्रेस और विपक्ष। सिंघार और विजयवर्गीय इस मुद्दे पर भिड़ गए। इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हुई आमने सामने। नरसिंह मामले को लेकर कोर्ट में यह मामला है, लिहाजा चर्चा की जरूरत नहीं है, ये स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस विफर गई कि चर्चा क्यों नहीं हो सकती। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की बैठक व्यवस्था बदल दी गई क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के विधायक 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आने जा रहा है। ये इस सत्र में खास बात है जो आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ सत्र में 11 विधेयक पेश करेगी सरकार। तो सत्र कितना महत्वपूर्ण है ये हमने आपको बताया और आज का पहला दिन कैसा रहा ये भी आपको बताया है। लेकिन
जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध किया आज पूरे मध्य प्रदेश में, वो खबर भी आप देख लीजिए। नर्सिंग घोटाले और नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस जंगी प्रदर्शन करते हुए नजर आई जबलपुर में, जहां पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घंटाघर चौराहे पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल भी इस्तेमाल किया। वाटर कैनन से पानी की बौछार कार्यकर्ताओं पर छोड़ी गई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पर अड़े रहे। तस्वीर आप देखिए, बैरिकेड पर चढ़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। पीछे से वाटर कैनन का फ्लो तेज था, लेकिन फिर भी डटे रहे कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता, और इनकी मांग है कि नर्सिंग घोटाले को लेकर सही जांच हो। मध्य प्रदेश में पेपर लीक और नीट के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर रही है और जबलपुर में आप देख सकते हैं कि घंटाघर चौराहे पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पानी की बौछार चला रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सबका यही कहना है कि छात्रों को न्याय दो, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं और अब यहाँ पर पुलिस जो है वहाँ पर उनको उतारने का काम कर रही है, उन्हें खदेड़ने का काम कर रही है, क्योंकि ये तमाम जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं ये ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर ये बड़ा प्रदर्शन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि फिलहाल कांग्रेस रुकने वाली नहीं है, फिलहाल कांग्रेस थमने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। हर एक बड़ा कार्यकर्ता है स्थानीय स्तर पर जुटा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर देख सकते किस मांगों को लेकर कर रहे हैं आज। ये नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश में अनियमितता के विरोध में आज हम लोग कलेक्ट्रेट जा रहे थे ज्ञापन देने और बीच में पुलिस ने रोक लिया है। हम लोगों का था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे और उन्हें मांग रखेंगे। महामहिम के नाम पर ज्ञापन दिया कलेक्टर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जरूरी इस बात का है। तो आज सड़क पर जबरदस्त हंगामा कांग्रेस का देखने को मिला है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई, क्योंकि जिन विधेयकों को सत्र में लाना है उससे पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। तो आज कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं जल्दी। कैबिनेट के फैसले में सबसे बड़ा फैसला यह है कि खुले नलकूप की रोकथाम के लिए विधेयक को मंजूरी मिल गई है। खुले में नलकूप में जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। गौवंश के परिवहन में शामिल वाहन, जिस वाहन से गौवंश का परिवहन किया जाता है और अगर वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है तो उसको राजसात किया जाएगा। इसके अलावा खबर इसमें यह भी आई थी कि अवैध उत्खनन पर भी गौ तस्करों के जितने भी वाहन है उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके अलावा हुआ क्या है कि वल्लभ भवन के रिनोवेशन के लिए 107.27 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे, ये कैबिनेट का बड़ा फैसला है। साथ ही साथ मंत्रियों के साथ नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर भी खुद अपनी सैलरी पर लगने वाले इनकम टैक्स का वहन करेंगे। खास बात है, लघु वनोपज की कमाई को सरकार नहीं रखेगी अपने पास, आदिवासियों को इस कमाई का हिस्सा मिलेगा, इस कमाई को आदिवासियों पर खर्च किया जाएगा। तो ये कैबिनेट के बड़े फैसले थे। मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है इस कैबिनेट के बाद, देखिए। गोवंश के परिवहन को लेकर के जो वाहन जाते हैं उन वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया। उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं। जिस ट्यूबवेल में ओपन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंचायत और बाकी लोग पहले जुर्माना लगाएंगे, अगर ऐसी घटना घटती है तो एफआईआर तक करके हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हर हालत में हर बच्चे की जान बचाना जरूरी है और ट्यूबवेल जैसे मामले में लापरवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में अपील करता हूं कि जो कोई ट्यूबवेल कराना चाहता है वो उसको ठीक से कराए, लेकिन उसका ढक्कन जरूर लगाए, किसी हालत में उसको ओपन नहीं छोड़े, खुला नहीं रखे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। शुरुआत बड़ी खबर से, क्योंकि रायपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि बहुचर्चित कोल घोटाले मामले में रिमांड अवधि को बढ़ा दिया गया है। कोल घोटाले के आरोपियों की रिमांड अवधि को बढ़ाया गया है। जेल में बंद आरोपियों की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों को पेश किया गया था। आरोपियों में निखिल चंद्राकर, सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील नायक, शिवशंकर नाग, रोशन सिंह, मोइनुद्दीन कुरैशी, हेमंत जायसवाल,
चंद्र प्रकाश जायसवाल की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की भी पेशी हुई। निलंबित आईएएस रानू साहू को भी किया गया पेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी हुई। तो बहुचर्चित ये कोल घोटाला, जिसमें एसीबी और ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल में भेज दिया है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जरा जानकारी के लिए। अनमोल, बताइए क्या ग्राउंड रखा गया जिसके आधार पर कोर्ट ने आज रिमांड अवधि को बढ़ाया है? आप बिल्कुल देखिए विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कोल घोटाला, आपको याद होगा पूरा ये घोटाला 500 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है और इसमें दो बड़े नाम हैं, सौम्या चौरसिया और रानू साहू। देखिए ये आईएएस अफसर रहे हैं, लेकिन अब ये जो है निलंबित हो गए हैं क्योंकि इन्हें जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था कोल घोटाला मामले में। और आज देखिए पहले ईडी इस मामले की जांच कर रही थी, समझने वाली बात है। अब जो है ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। तो इनकी रिमांड खत्म होने के बाद देखिए आज इनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और इनकी अब जो है 12 जुलाई तक रिमांड बढ़ा दी गई है। आप बोल रहे थे कि किस आधार पर इनकी रिमांड बढ़ाई गई, तो देखिए इनसे पूछताछ जारी थी, पूछताछ लगातार हो रही थी, जांच हो रही थी। तो इसमें पाया गया है कि जो कोल के लेवी का जो पैसा होता था वो इन सभी आरोपियों के बीच में भी बंटता था और इसके जो है साक्ष्य भी मिले हैं ईओडब्ल्यू को। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से भी जो है जानकारी प्राप्त हुई है। यही वजह है कि आज कोर्ट में जो है ईओडब्ल्यू ने इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसको कोर्ट ने स्वीकारते हुए जो है 12 जुलाई तक जो है रिमांड बढ़ा दिया है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, ये तमाम यानी कि अभी कई सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है और इस पूछताछ में हो सकता है कि उन सवालों के जवाब मिले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। देश भर में आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। नए कानून में पुराने कानून की तुलना में कई बदलाव किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून आईपीसी और सीआरपीसी की जगह ले चुके हैं। नए कानून में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों को भी सजा के तौर पर सख्त बनाया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं और ये 3 नए कानून क्या होंगे, इनका स्वरूप कैसा होगा और अगर ये देश में जब लागू हो जाएंगे तो इसके बाद जो है धाराओं में क्या परिवर्तन होगा, इसे जानने के लिए हम डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे के पास हैं, जो छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर हैं लॉ विभाग के। सर, आपका बहुत स्वागत है विस्तार में। नमस्कार। नमस्कार। पहला तो यही सवाल है कि ये 3 नए कानून के बारे में बता दीजिए, इनके 3 नए नाम भी हैं और ये क्या है ये भी बता दीजिए। जी। देखिए, देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे, जिसमें सबसे पहला कानून होगा भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा कानून होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा नया कानून होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आवश्यकता इन कानूनों की इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी देश जब अपने अमृतकाल में होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करता है, बहुत सारे परिवर्तन के दौर से गुजरता है और ऐसे में जब कानून में परिवर्तन करने की बात हो तो हमने वो आमूल परिवर्तन किए हैं। दंड विधि, जो कि बहुत पुरानी दंड विधि थी, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी और वो परिवर्तन अब 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, जो कि इस देश में वास्तविक रूप से अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक थे। और एक समय आएगा जब बहुत हद तक के जो हम ड्रॉबैक्स मानते हैं कि जस्टिस सिस्टम में, लीगल सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे, बहुत सारे तो नहीं लेकिन बहुत हद तक के समस्याओं का समाधान होगा, लोगों को न्याय भी मिलेगा, लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। मोटो यही है, उद्देश्य यही है कि लोगों को जो है न्याय जल्द से जल्द मिले और न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आए और यही उद्देश्य के साथ जो है सरकार इसे जो है लागू करने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में जब ये लागू हो जाएगा तो भविष्य में किस तरीके से इसके नतीजे सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में चली इस बैठक में कई नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली, कमियां बताई। 4 दिन तक लोकसभा बाहर होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है, लेकिन कल बैठक में नेताओं ने खूब भड़ास निकाल चुके हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मंथन के दौरान गुटबाजी और भितरघात की शिकायतें कई सीटों में उभरकर सामने आई हैं।
साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाने जैसे कारण भी सामने आए हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में तालमेल था, बावजूद इसके कहीं न कहीं कमियां रहीं। वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी के नेतृत्व में लोकसभा वार हार की समीक्षा की गई, जिसमें हार के कारणों का पता लगाया गया। जो दुर्ग और राजनांदगांव 2 लोकसभा शेष थे, उनका आज समीक्षा बैठक होना है। आज पूरे 11 लोकसभा का समीक्षा बैठक होगा, पूरा हो जाएगा। हमारे दोनों कमेटी के हमारे नेता आए हैं। वीरप्पा मोइली जी कुछ कारणों से, पारिवारिक कारणों से वापस बेंगलोर चले गए, लेकिन माननीय हरीश चौधरी जी हैं, तो निश्चित रूप से आज हम लोग का समीक्षा बैठक समाप्त हो जाएगा। कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी रही होगी, वो खुल के आना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि इससे पार्टी को फायदा होगा, ताकि आगे आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, ताकि सभी कार्यकर्ता दिल जान से काम करें और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। कांग्रेस खेमे में हार की समीक्षा पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, अब तो बस हार का ठीकरा फोड़ने सिर किसका हो इसकी तलाश है। साफ है कि कांग्रेस पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में हार की वजह ढूंढ रही है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस खेमे में नेताओं की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतर हालात का इशारा दे रहे हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये उनका मामला है, वो लोग अपनी चिंता करें, हमें जनता ने चुना है, हमको उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। उनका मामला है, अब उस पर लोग चिंता करें, हम लोग को तो अपना देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोग को सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएं, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएं, इस पर हम लोगों की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है और वो बिखर गई है। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी, पर फिर कहूँगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की समीक्षा करने के लिए आई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चौथा दिन और अंतिम दिन रहा, जिसमें लोकसभा वार हार की समीक्षा हुई। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस की कवायद पर फिर सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपने हिसाब से आईना दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कवायद का असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अब शराब पर सियासत शुरू हो चुकी है। ये वही शराब है जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस दौरान विपक्ष में बैठी बीजेपी ने उस पर शराब को खूब मुद्दा बनाया, लेकिन अब एक बार फिर शराब की सियासत में एंट्री हो चुकी है। अब कौन क्या कुछ कह रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शराब पर शुरू हुई सियासत, पहले बीजेपी तो अब कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की सियासत शराब पर झूम रही है। जी हां, पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी शराबबंदी का मुद्दा उठाती थी और सत्ता में काबिज होने के लिए शराबबंदी ने अहम रोल निभाया। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो इस बार कांग्रेस शराबबंदी को मुद्दा बना रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की नई नीति के बाद कांग्रेस हमलावर है, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि शराब पर क्या सियासत हो रही है। 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। एक भी नई शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव इस शराब नीति में नहीं है। शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतलें ही खरीद सकता है। होली के दौरान 43 करोड़ की शराब बिकी, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है और सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता में वनवास काट रही कांग्रेस 2018 के विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं कर सत्ता में आई थी, जिसमें शराबबंदी अहम मुद्दा था। 5 साल तक बीजेपी ने इसे अच्छे से बनाया और खोई हुई सत्ता भी वापस पा ली, लेकिन अब स्थिति उलट नजर आ रही है। शराब को लेकर बीजेपी सरकार को कांग्रेस घेरती नजर आ रही है। पहले तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार को घेरा, फिर मीडिया में बयान जारी कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है।
भारतीय जनता पार्टी के एक संतरी से लेके प्रधानमंत्री तक शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे। आज उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी हम तो लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मनपसंद का शराब मिलेगा। मतलब इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ शराब में डुबोकर उनको गरीब बनाना चाह रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराबबंदी के बयान के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा कर दिखाएंगे। कांग्रेस का चेहरा तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है और दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने वादा करके शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई थी, तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। शराब के मुद्दे को लेकर एक बार फिर दोनों ही दल आमने सामने हैं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यही तो सियासत है साहब। जिस मुद्दे पर पहले बीजेपी हावी थी, अब उसी मुद्दे को कांग्रेस बना रही है। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत छत्तीसगढ़ की सियासत में बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करती है या सिर्फ शराब फिर से एक मुद्दा बनकर रह जाता है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कबीरधाम में ध्वनि विस्तार यंत्रों को लेकर जारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के कई जगहों पर रात के समय लाउड स्पीकर्स के उपयोग से आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। हो क्या रहा है कवर्धा में, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कवर्धा जिले में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रात में तेज आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद क्षेत्र में लाउड स्पीकर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत दिन और रात के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर निर्धारित किया गया है। जहां औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 75 डीबी और रात में 70 डीबी लिमिट है, तो वहीं दिन और रात के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्रों में ये 65 डीबी और 55 डीबी है और आवासीय क्षेत्रों में 55 डीबी और 45 डीबी है। इधर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है ध्वनि विस्तारण के ऊपर, ध्वनि प्रदूषण कानून जो है उसका यथासंभव जो है पालन करवाना है। जो भी लोग, मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह में तेज वॉल्यूम में ना बजाएं, जिससे लोगों को तकलीफें हो। स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं, काफी बीमार लोग भी रहते हैं। इसका अब जो है पूरे सख्ती के साथ जो है इसको लागू कराया जाएगा। और जो यंत्र जिनके हैं जो भाड़े पे देते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यंत्र यदि आप देते हैं तो लिखित में लें और समय का ध्यान दें। उसके बाद यदि आप इसको बजाएंगे तो आपके यंत्र भी जब्त किए जा सकते हैं, राजसात किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 26 जून से स्कूल खुल चुके हैं और ऐसे में लाउडस्पीकर आम जनता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बलौदाबाजार हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी जो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। वहीं कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। एक बार फिर आगजनी का धुआं उठने लगा है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर लगातार गिरफ्तारी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी का विरोध भी लगातार जारी है। अब भीम आर्मी प्रमुख और यूपी के नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद 4 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां भिलाई के भटगांव में एक जनसभा भी होगी। और ऐसे में एक बार फिर बड़ी संख्या में सतनामी समाज की जुटने की आशंका है।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि बलौदा बाजार में कब क्या हुआ। 10 जून को जैतखाम में भड़की हिंसा। प्लानिंग के साथ पहुंचे थे उपद्रवी। कलेक्टर एसपी ऑफिस में लगाई आग। तो 16 जून तक जिले में लगी थी धारा 144। वहीं 11 जून को 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग की। डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने जायजा लिया। 12 जून को कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए। 13 जून को कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम बलौदा बाजार पहुंची। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई गिरफ्तारियां। चंद्रशेखर आजाद के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले बलौदा बाजार हिंसा मामले में कुछ ही दिन पहले भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े की भी गिरफ्तारी हुई है। इसे लेकर जहां आरक्षित वर्ग के लोगों में गुस्सा है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के आने पर ये गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर फूट सकता है। इसके पहले चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो भी जारी किया था और कार्रवाई का विरोध जताया था। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले राजनीतिक हलचल भी तेज है। मामले को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। देखिए, ये प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना विचार रखने का अधिकार है, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है शांति प्रिय प्रदेश है। किसी तरह की कोई उपद्रव या अशांति का माहौल नहीं बनना चाहिए। अब तक मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसे लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। अब देखना होगा कि जब 4 जुलाई को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो इस आगजनी की आज कहां तक पहुंचेगी। अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स की ओर से रविवार को डायमंड क्लब के 1000 कस्टमर पूरे होने पर रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में डायमंड कार्निवाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर पूजा गौर, सेलिब्रिटी सिंगर ऐश्वर्या पंडित शामिल हुई। कस्टमर के साथ खुशियां मनाते हुए एटी ज्वेलर्स ने अपने नए वेडिंग सीजन के कलेक्शन को भी रैंप वॉक और मॉडल की मदद से तमाम लोगों के सामने रखा। इस कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाखों रुपए की ज्वेलरी उपहार के रूप में दी गई। दरअसल अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स अपने डायमंड क्लब के कस्टमर्स के लिए डिपॉजिट स्कीम रखी हुई है। कस्टमर डिपॉजिट के तौर पर हर महीने 10,000 रुपए ज्वेलर्स के पास जमा करते हैं। डायमंड क्लब में 10 ग्रुप में बटे कस्टमर्स हर महीने लकी ड्रॉ में हिस्सा लेते हैं, जिसमें हर ग्रुप से एक कस्टमर लकी ड्रॉ का विजेता घोषित होता है। विजेताओं को इनाम के तौर पर 1,20,000 रुपए की कीमत की ज्वेलरी दी जाती है। इस स्कीम के तहत 1000 कस्टमर पूरे होने की खुशी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनूप चंद त्रिलोक चंद यही कोशिश करता है कि अपने कस्टमर्स के साथ लगातार जुड़ा रहे, जिसके लिए ये डायमंड कार्निवल करा रहा है। हमारा एक क्लब है डायमंड क्लब, जिसमें 100 लोग का ग्रुप होता है, जिसमें हम हर महीने लकी ड्रॉ निकालते हैं। तो हमने ये वादा किया था कि जब हमारे 1000 मेंबर हो जाएंगे तो हम एक मेगा इवेंट करेंगे। तो यही देखते हुए हम हमारे 1200 मेंबर्स हो गए, जिसके लिए हमने खास सेलिब्रिटी पूजा गौर को बुलाया और एक सिंगर ऐश्वर्या पंडित, जो कि बहुत फेमस है, अपने छत्तीसगढ़ की होते हुए पूरे विश्व में फेमस है। और इस इवेंट पे एटी ज्वेलर्स की इवेंट पे इनका जो इतना बेहतरीन शो हुआ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बिल्कुल, देयर इज़ नो अबाउट इट कि इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इनका ज्वेलरी का और इनकी शॉप है। और मैं इनसे आज से नहीं, मैं एक्चुअली बहुत पहले से भी जुड़ी हुई हूँ, बिकॉज़ मैंने जब गाना शुरू किया था तब भी मैं इनके लिए परफॉर्मेंस कर रही थी और आज भी। तो काफ़ी बेहतरीन ये कार्यक्रम है और सारी मॉडल, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। या